इस वीडियो में जो आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका है उसका प्रथम पाठ इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है इस जल प्रलय में। शीर्षक ही है इस जल प्रलय में। शीर्षक से ही अंदाजा लग जाता है कि पाठ में काफ़ी बृहद समूह में जल का वर्णन होगा, बाढ़ की विभीषिका का वर्णन होगा, पानी से हुई भयंकर तबाही का वर्णन होगा। ये सब मस्तिष्क में शीर्षक से ही आ जाता है। दो शब्द हम बढ़ेंगे इसमें। इसके कलमकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु आज़ादी के बाद के प्रेमचंद कहलाते हैं। मतलब प्रेमचंद की जो भाषा जितनी सरल सुबोध रही और साथ ही साथ ग्राम्य परिवेश की भाषा रही, तो वो काफ़ी पॉपुलर हुई, वो भाषा लोकप्रिय हुई। मतलब प्रेमचंद के पहले तो लोग केवल दादी नानी की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, ये सब तक ही ध्यान केंद्रित था। प्रेमचंद ने जीवन यथार्थ से जुड़ी हुई कहानियों को, सामाजिक चित्रण को हमारे सामने रखा और तब जाकर बात यह स्पष्ट हुई कि नहीं, हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, आज़ादी से भी समझे तमाम चीज़ें उन्होंने एक अलग अपनी छाप रखी। ठीक उसी परंपरा के पोषक ये भी हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जो आज़ादी के बाद के प्रेमचंद कहलाते हैं, क्योंकि वो पहले वाले प्रेमचंद आज़ादी के पहले थे और आज़ादी के बाद के ये प्रेमचंद कहलाते हैं। और आंचलिक कथाकार के रूप में तो खैर हिंदी जगत में इनकी शानी नहीं है। और इस पाठ में बाढ़ की विभीषिका और रोमांच का वर्णन है। इस पूरे पाठ में बाढ़ की विभीषिका है और बाढ़ कैसा होता है देखने की उत्कंठा जो होती है, एक जो रोमांच होता है, जो बचपन में कभी सुना है कि बाढ़ आई थी, इस सन में काफ़ी तबाही हुई, और जो बच्चे सुनते हैं उनके अंदर एक रोमांच होती है कि यदि इसको हम भी देख पाते, तो उससे संबंधित तो रोमांच का भी वर्णन है। और भाषा तो सरल और प्रवाहपूर्ण है ही, चूँकि रेणु की रचना है। तो अब इस पाठ का जो मुख्य सारांश आपको होगा, जो मुख्य आधार हुआ, उसको हम क्रम वाइज तरीके में रखते हुए आपको प्रकाश डालेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक हम लोग कर सकते हैं बाढ़ की विभीषिका। लेखक 1967 में पटना में आई बाढ़ के भयानक दृश्यों का घटनावार वर्णन करता है, उसे समेटने की कोशिश करता है। लेखक के अनुसार उसने अपने गांव में बाढ़ की विभीषिका को देखा और सुना है, लेकिन पटना के इस माहौल में, मतलब नगरीय माहौल में, ये बाढ़ का की जो घटना उसके साथ घटित हुई पहली घटना। अब दूसरे बिंदु हो सकती है पटना की ऐतिहासिक बात, चूँकि पाटलिपुत्र जो पटना हमारे बिहार की राजधानी है, वहीं का चित्र इसमें है। चूँकि गंगा नदी के किनारे पटना बसा है और बाढ़ तो खैर प्रतिवर्ष आता ही है, लेकिन किसी किसी वर्ष बाढ़ इतनी भयंकर तबाही ला देता है जो यादगार साबित हो जाती है। तो ये भी एक ऐतिहासिक बाढ़ थी। पटना में 18 घंटे से लगातार बारिश मतलब वहाँ पर हो रही थी, हुई, और पटना का जो पश्चिमी इलाका था वो छाती भर पानी में डूब गया था। लोग अपने अपने घरों में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, बीड़ी, पीने का पानी, ये सब की व्यवस्था कर रहे थे और बाढ़ के पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ का जायजा लेने और कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी का आनंद लेने के लिए लेखक अपने एक मित्र के साथ, जो आचार्य व्याख्याता पद पर थे, दोनों साथ चलते हैं। परंतु जो कॉफ़ी हाउस था सो बंद था और लोग अलग अलग साधनों से बाढ़ की स्थिति को देखने के लिए निकल पड़े थे। लोग तरह तरह की आशंकाएं प्रकट कर रहे थे, जैसा कि स्वाभाविक है, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ तक पानी आ गया, कहाँ कितनी गहराई क्या है।
अब स्थिति तो बनती है अफरा तफरी की स्थिति। तो पटना के अप्सरा सिनेमा, जो लोग पटना गए होंगे जानते होंगे, जो बच्चे वो खासकर इसको ज़्यादा समझेंगे। अप्सरा सिनेमा काफ़ी फेमस सिनेमा है। तो पटना के अप्सरा सिनेमा और पैलेस होटल तथा इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के सामने से गुजरते हुए लेखक के लिए बाढ़ एक विचित्र अनुभव को छोड़ करके आई। उसने देखा कि गांधी मैदान की रेलिंग में लोग इस तरह से खड़े हैं जैसे रामलीला का रामरथ वहाँ से गुजरने वाला, क्योंकि कहीं दूसरा शरण नहीं मिलने वाला था। चारों ओर बाढ़ का पानी गेरुए रंग सा, जैसे झाग उठता है पानी में, थोड़ा मटमैला पानी होता है बाढ़ का, चूँकि वो तो जहाँ तहाँ की गंदगी को समेटते हुए चलता है पानी, तो पानी मटमैला हो जाता है और उसका जो फेन ऊपर उठता है वो काफ़ी डरावना लगता है सफ़ेद पानी की तुलना में। तो लेखक वही कह रहा है कि पानी गेरुए रंग सा दिखाई पड़ रहा है और हरियाली का कहीं नामो निशान नहीं था। रेडियो और जनसंपर्क की जो गाड़ियाँ थी वो बाढ़ वालों को सावधान कर रही थी, उन्हें संकेत दे रही थी कि आप लोग बाढ़ में न निकलें, जरूरी हो तभी निकले, आदि आदि। और लोग अपना जरूरी जो सामान लोगों का था उसको लोग टम रिक्शा, ट्रक, टेम्पो, जो भी संभव था उस पर लादे हुए मतलब जा रहे थे। बाढ़ की आशंका, मैगजीन कॉर्नर से कई पत्रिकाएं लेकर लेखक वापस घर चला गया और गोलंबर में जनसंपर्क की गाड़ी लोगों को सावधान कर रही थी। संभावना जताई जा रही थी कि करीब 12 बजे रात तक पानी यहाँ भी आ जाएगा, ऐसी संभावना लोग जता रहे थे, प्रशासन के जो लोग। और बाढ़ की चिंता से ग्रस्त लेखक जो है उसके मन में तमाम स्मृतियाँ जो है सो चलचित्र की तरह चलने लगती है। जैसा कि होता है हम लोग किसी चीज़ को खास करके सोचने लगते हैं तो बहुत सारी घटनाएं चलचित्र की तरह हमारे मस्तिष्क में घूमती निकलने लगती है और बाढ़ के बीच रोमांच से भरी हुई कुछ घटनाओं के बारे में वो सोचने लगता है। अब 2:30 बज गए लेकिन अभी तक बाढ़ का पानी नहीं आया। लेखक सोने की कोशिश करने लगा, सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती है और वह पुनः स्मृतियों में खोना चाहता है कि आवाज़ आने लगती है और उसकी तंद्रा जो सोने की कोशिश करता है भंग होती है। 5:30 बज रहे थे, बाढ़ का पानी आ गया था, चारों ओर शोर उठ रहा था, पानी सब जगह भर चुका था और लेखक सोचता है कि यदि उसके पास कोई मूवी कैमरा होता या टेप रिकॉर्डर होता तो वह इन दृश्यों को कैद कर लेता। लेकिन चूंकि ये लेखक रेणु उस समय हुए जब आज की कल की तरह ये डिजिटल की कल्पना नहीं थी, वो वाइट फ़ोटो हुआ करते थे, जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो उस वक्त थे। सवाक फिल्म भी तो खैर बाद में आई, पहली सवाक फिल्म आलम आरा आई, इसके पहले तो खैर सवाक फिल्म नहीं थी। तो चूंकि लेखक के पास वो लगा सोचने की मेरे पास इस तरह का कोई कैमरा होता है, टेप रिकॉर्डर होता तो मैं इस घटना को संजो लेता, कैद कर लेता। लेकिन न तो उसके पास कैमरा था और न टेप रिकॉर्डर था और इत्तेफाक थे कि उसकी कलम भी चोरी हो गई। तो इस पूरे पाठ में आप देखेंगे कि लेखक रेणु काफ़ी सरल और जिज्ञासापूर्ण, जिसे हम शैली कहेंगे, ताकि कुछ जानने की इच्छा के बारे में जो उनकी बात से रूबरू हुई, आमना सामना जो उनका पटना में हुआ, उससे संबंधित घटना का एकदम सजीव चित्रण किए हैं, ताकि पाठ को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम भी बाढ़ का आनंद ले रहे हैं या बाढ़ से संबंधित तमाम चीज़ें हमारी याद में आने लगती हैं। इस तरीके की जो इनकी लेखन शैली है वो अपूर्व शैली है आंचलिक कथाकार के रूप में। तो ये पूरे पाठ का आपका मजमून हुआ, सारांश हुआ। बाकी पूरी पाठ को आप पूरी गहराई से एक एक पंक्तियों को समझते हुए पढ़ेंगे तो इससे संबंधित जो सारे आपके प्रश्न होंगे उसका उत्तर आप कर पाएंगे। तो इसके जितने सारे प्रश्न होंगे उसको आप लोग तैयार करेंगे और फिर जब ये मैं लाइव क्लास में आऊँगा तो इससे संबंधित जो भी आपके कुछ प्रश्न होंगे या कुछ विषय जानना चाहेंगे वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी।